हाय गाइस, अगर मैं आज के टाइम की बात करूं और 1,10,000 रुपए का प्राइस सेगमेंट मान के चले और हमें फोन खरीदना हो तो हमारे पास जो है ना दो ऑप्शन रहते हैं। क्या तो जो है एकदम यूनिक एक्सपीरियंस वाला फ्लिप फोन खरीद लो जो कि रिसेंटली सैमसंग ने लॉन्च करा है, ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 7। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है नॉर्मल स्लैब फोन्स का, जैसे कि आईफोन 16 प्रो जो है ये भी 1,10,000 रुपए के राउंड का मिलता है। बट फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई भी एक नॉर्मल फोन से शिफ्ट होके फ्लिप फोन पे आए तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। देखो, इस बात का एकदम सीधा जवाब ये है कि फ्लिप फोन्स जो है एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच के साथ आते हैं और इनमें ना कुछ यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है जो कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। और जितना ज्यादा मैं इस गैलेक्सी Z Flip 7 को टेस्ट करता जा रहा हूं ना गाइस, उतना मुझे लग रहा है कि शायद इस साल लोग इस फोन को बहुत कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि कुछ वैल्यूएबल चेंजेस तो आए हैं। आज उन्हीं चेंजेस और यूनिक एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा गाइस, डिजाइन की बात करने से पहले यार किसी ने सोचा नहीं था कि सैमसंग इतने अलग अलग कलर्स लाने वाला है। और आप ये कलर्स की ऑप्शन देखो, आई थिंक सैमसंग ने इस बार कुछ ज्यादा कलरफुल अप्रोच रखी है। जैसे कि मेरे पास ये ब्लू शेडो कलर है, आई थिंक गाइस ये बहुत सही लग रहा है इन पर्सन देखने में। और मुझे अभी भी याद है जब लास्ट ईयर फ्लिप 6 आया था, वो फोन हल्का लगा था मेरे को। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सैमसंग ने इस फोन को थोड़ा वाइड कर दिया, थोड़ा चौड़ा कर दिया। स्टिल इस फोन का वेट जो है एकदम सेम है, ये भी हल्का बोला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्लिप 6 के मुकाबले फ्लिप 7 जो है थोड़ा पतला भी कर दिया है ना, तो अब फोन को ऐसे अगर हम पूरा फोल्ड करते हैं तो अब और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट लग रहा है। और गाइस, फोल्ड होने के बाद ये फोन इतना छोटा सा हो जाता है ना, तो पॉकेट में इतना इजीली फिट हो जाता है, या फिर यूज भी हम नॉर्मली इसको कर सकते हैं कवर स्क्रीन में। और यही इस फोन का एक यूनिक एक्सपीरियंस बन जाता है बेसिकली। बट जब भी फोल्डिंग फोन्स की बात आती है ना, मैंने देखा है ज्यादा लोगों का कंसर्न होता है कि भाई ड्यूरेबिलिटी कैसी है। अब हर साल की तरह सैमसंग जो है धीरे धीरे अपने फोल्डिंग फोन्स की ड्यूरेबिलिटी काफी बढ़ाता जा रहा है। जैसे कि इस बार सैमसंग का कहना है कि इन्होंने नया आर्मर फ्लेक्स हिंज यूज करी है। बेसिकली हिंज ये वाला पार्ट होता है जहां से फोन ऐसे फोल्ड होता है। तो सैमसंग का यही कहना है कि अब हिंज इंप्रूव हुई है, तो इस वजह से अगर हम फोन को ऐसे पूरा फोल्ड करते हैं तो ज्यादा टाइटली सील होता है। और इन जनरल जो हिंज की ड्यूरेबिलिटी है वो तो बड़ी है और हर एक एंगल पे ऐसे डिस्प्ले रुक जाती है। ये जो बाहर वाली आउटर डिस्प्ले है और जो फोल्डिंग वाली डिस्प्ले है, दोनों में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 यूज करा है। बहुत अच्छी बात है गाइस। बट लास्ट ईयर की तरह इस फोन में अभी भी जो है IP48 रेटिंग मिलती है और फ्रेम भी जो है लास्ट ईयर की तरह आर्मर एल्यूमिनियम मिलता है। तो डिजाइन को गाइस ओवरऑल देखो ना, जो सैमसंग ने इस फोन को थोड़ा वाइड मतलब थोड़ा चौड़ा कर दिया है ना, तो अब ज्यादा एक नॉर्मल फोन की लुक ये दे रहा है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लोग शायद इस बार फ्लिप प्रेफर करेंगे। और गाइस, जितनी भी बेसिक चीजें हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत सही काम कर रहा है, साइड माउंटेड है, और स्पीकर्स मैंने काफी टेस्ट करे हैं, क्लैरिटी काफी अच्छी आ रही है। बट जो हैप्टिक फीडबैक है वो ठीक ठीक है। बाकी इस फोन में एक फिजिकल सिम लग सकती है और एक ई सिम। बाकी डिस्प्ले की बात करूंगा इस, तो यहाँ पर बड़ा चेंज कवर डिस्प्ले के अंदर है। फाइनली सैमसंग ने जो है अब कवर डिस्प्ले को एकदम एज टू एज कर दिया है, और जो कैमरा है उनके अराउंड भी यहाँ पर डिस्प्ले ला दिया। तो बेसिकली इस फोन में 4.1 इंच की कवर डिस्प्ले हो गई है। और मैं स्पेक्स चेक कर रहा था, जो रेजोल्यूशन है इस डिस्प्ले का थोड़ा सा बड़ा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बेजल्स यहाँ पर कम करे ना, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बट अपग्रेड्स यहाँ पर खत्म नहीं होते। फाइनली 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आ चुका है कवर डिस्प्ले में, अब बहुत स्मूथ लग रही है यहाँ पर भी यूज करने में। जो एनिमेशंस वगैरह या फिर स्क्रॉलिंग अच्छी लग रही है। और सबसे प्रैक्टिकल चेंज तो ब्राइटनेस के अंदर है, 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है गाइस। और एक इंटरेस्टिंग चेंज इसलिए भी है क्योंकि लास्ट ईयर जो Z Flip 6 था उसके मुकाबले 1000 निट्स और बढ़ाई है पीक ब्राइटनेस। अब इस आउटर डिस्प्ले के सारे चेंजेस मैंने पता है इतना डिटेल में क्यों बताया है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि अगर कोई भी फ्लिप फोन यूज करता है ना, तो अगर आउटर डिस्प्ले अच्छी होती है तो कोई भी यूजर जो है अपने फोन को बहुत कम अनफोल्ड या फोल्ड करता है। इन शॉर्ट, कोई भी फ्लिप यूजर जो है कोशिश करेगा कि मैक्सिमम काम जो है मेरे आउटर डिस्प्ले में हो जाए, जैसे कि कॉल करना या फिर नोट्स चेक करना या फिर म्यूजिक ही चेंज करना। मतलब जितने भी छोटे छोटे टास्क होते हैं, फोन को ऐसे अनफोल्ड करने की नीड ना पड़े, मैक्सिमम काम बस कवर डिस्प्ले पे हो जाए। तो सैमसंग ने जितने भी चेंजेस करे हैं ना, आई थिंक ये वैल्यूएबल रहेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस बेटर ही करेंगे बेसिकली। और गाइस, जो इनर डिस्प्ले है अब वो 6.9 इंचेस की है। और हर साल सैमसंग कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे जो क्रीज है जहां से डिस्प्ले फोल्ड होती है कम से कम दिखे। तो सैमसंग ने इस बार भी क्रीज इंप्रूव करी है, बट ऑब्वियसली यार मतलब सर्टेन एंगल से क्रीज दिख ही जाएगी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, यहाँ पर एज सच कुछ भी मेजर हाईलाइट करने को नहीं है। मतलब पहले भी सैमसंग की डिस्प्ले जो है बहुत अच्छी रही है, और इन जनरल मैंने इस डिस्प्ले को टेस्ट करा है, आई थिंक ये ना बहुत विविड पैनल है। और एक फ्लिप फोन की डिस्प्ले जो है एक नॉर्मल फोन के मुकाबले ज्यादा टॉल रहती है। तो इतनी टॉल डिस्प्ले में जब भी हम कंटेंट देखते हैं ना, तो ब्लैक बार्स रह सकते हैं, तो कुछ ऐसे जूम करना पड़ता है। और इस फोन की डिस्प्ले टेस्ट करने के लिए मैंने नेटफ्लिक्स पे या फिर यूट्यूब पे कंटेंट देखा है, एंड आई थिंक जो पीक ब्राइटनेस है वो यहाँ पर हेल्प करती है, क्योंकि मैं सिंपली काफी अच्छा कंटेंट एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ। और गाइस, अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है फोल्डिंग फोन्स का एक्सपीरियंस डिफरेंट पता लगता है। और क्योंकि सैमसंग जो इतने टाइम से फ्लिप फोन बना रहा है, तो इन दो डिस्प्ले का काफी सही यूज रहता है। पहले बेसिकली
बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। देखो इस फोन में One UI 8 है जो कि Android 16 पे बेस्ड है। और कूल बात ये है कि भाई अभी ये कुछ गिने चुने फोनों में से है जो कि Android 16 के साथ आ रहा है। और जो सैमसंग की 7 इयर्स की अपडेट पॉलिसी रहती है वो इस फोन में भी है। और इस फोन को टेस्ट करने के बाद मुझे एक चीज यूनिक लगी कि इस फोन में काफी सारे AI फीचर्स तो मिलते ही है, बट वो AI फीचर्स जो है हम कवर डिस्प्ले से ही एक्सेस कर पा रहे हैं। वन बाय वन बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो है नाउ बार मिलता है जो कि एक छोटा सा कैप्सूल रहता है और यहीं से हम मल्टीपल फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे म्यूजिक चेंज करना है तो वो हो जाएगा, या फिर मैप्स की डायरेक्शन यहाँ पर आ जाती है, कॉल कंट्रोल्स भी मिल जाता है यहाँ पे। इनफैक्ट यहीं पे नाउ ब्रीफ भी मिल जाता है। और सबसे हेल्पफुल चीज, अब कवर डिस्प्ले में जो है ना हम जेमिनी एक्सेस कर सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जेमिनी से हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं। मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं जेमिनी स्टार्ट करता हूँ। जेमिनी एक काम करो, मेरे आसपास जो है इटालियन रेस्टोरेंट्स ढूंढो और मेरे फ्रेंड कशिश को SMS कर दो। जरूर, ये रहा कशिश को भेजने के लिए आपका मैसेज। क्या अब इसे सेंड करना है? तो देखो गाइस, इसने जो है पूरे रेस्टोरेंट की लिस्ट निकाल दी यहाँ। और इनफैक्ट गाइस यहाँ पर जेमिनी लाइव का भी पूरा सपोर्ट मिल जाता है। तो मैं कवर डिस्प्ले में ही जो हूँ जेमिनी से एकदम लाइव बात कर सकता हूँ हिंदी में ही अपनी नॉर्मली। और क्योंकि यहाँ पर कैमरे का भी ऑप्शन है तो मैं अपने आसपास की चीजें दिखाकर उससे पूछ भी सकता हूँ। इसका भी लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर कैमरा एक्सेस कर लूंगा ना मैं, तो ये मैं भी दिख सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं जेमिनी से पूछूंगा अभी, जेमिनी ये मेरा सेटअप है वीडियो के लिए, मैं यूट्यूब वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्या ये सेटअप सही लग रहा है देखने में? हाँ, ये सेटअप वीडियो के लिए ठीक लग रहा है। क्या आप इस पर कुछ बदलाव करना चाहते हैं? तो इस वजह से ऑनेस्टली बता रहा हूँ गाइस, ये जो इतनी छोटी सी डिस्प्ले पे जेमिनी चल रहा है, ऊपर से कैमरा भी है, यहाँ पर मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ पा रहा हूँ, ये मुझे क्रेजी इंप्लीमेंटेशन लगी है और बहुत ही ज्यादा सही है। इनफैक्ट जो बाकी भी AI के फीचर्स है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि जो वॉलपेपर है बाहर की वेदर के हिसाब से पूरा चेंज हो जाता है। जैसे कि इस टाइम पे बाहर जो है बहुत क्लाउडी है तो ज्यादा यहाँ पर बादल दिखा रहा है, या फिर बारिश हुई तो बारिश दिखाता है, तो लाइक अच्छा लगता है। और गाइस आपको सर्कल टू सर्च याद है ना, कि मतलब हम कुछ भी अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं तो सर्कल करके हम उस चीज के बारे में सर्च कर सकते हैं। अब ये थोड़ा और बेटर तरीके से काम करता है। जैसे कि सैमसंग की लॉन्च इवेंट में बहुत अच्छा एग्जांपल था। जेंशन इंपैक्ट खेल रहा था एक प्लेयर और उसने सर्कल टू सर्च करा मॉन्स्टर के ऊपर और सर्च के अंदर आ गया कि इस मॉन्स्टर को हराना कैसे है। और ऑब्वियसली गाइस जो पुराने AI फीचर्स थे, जैसे कि कीबोर्ड के अंदर AI, अलग अलग राइटिंग स्टाइल जो कि नोट असिस्ट में भी मिल जाते थे, लाइव कॉल ट्रांसलेशन वाले कॉल असिस्ट के फीचर्स में लाइव ट्रांसलेशन होती है, या फिर गैलरी में AI इरेजर, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जो अच्छा ही काम कर रही है। और हाँ गाइस सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये पहला फ्लिप फोन है सैमसंग का जो डेक्स के सपोर्ट के साथ आ रहा है। डेक्स आपको याद है ना कि वायर्ड या फिर वायरलेस तरीके से फोन जो है पूरे डेस्कटॉप की तरह दिखता है मॉनिटर के अंदर और हम डेस्कटॉप लेवल की ब्राउजिंग कर सकते हैं। अब वो फ्लिप में भी पॉसिबल है। बट एक चीज मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने करा हुआ है, गुड लॉक के थ्रू कवर डिस्प्ले पे जो है मैंने फोर्स कर दिया है कि मैं सारी एप्स यूज कर सकता हूं। और ये गुड लॉक इतना सही काम करता है कि मैंने यहाँ पर टेम्पल रन चला दिया कवर डिस्प्ले में। और ऑब्वियसली इतनी हैंडी तरीके से हम यहाँ पर गूगल मैप्स चला सकते हैं। अब डिस्प्ले बड़ी हो गई है तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और ऐसी गाइस परफॉर्मेंस को डिस्कस करूं तो इस बार जो है सैमसंग ने Exynos 2500 यूज करा है जो कि सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है और 3nm पे बेस्ड है। अब सैमसंग के हिसाब से 3nm चिप का फायदा ये है कि इसकी वजह से एफिशिएंसी और पावर दोनों इंप्रूव हुई है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक बात बताऊं गाइस, ये जो फ्लिप फोन्स होते हैं ना, ये ना ही गेमिंग फोन्स होते, बेसिकली प्रोडक्टिविटी के लिए होते हैं। और जितना मैंने इस प्रोसेसर को टेस्ट करा है, मेरे हिसाब से प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ये मोर देन इनफ परफॉर्म कर पा रहा है। और लास्ट ईयर के गैलेक्सी Z Flip 6 की तरह Z Flip 7 के स्कोर्स भी अच्छे ही आए। और इस फोन को टेस्ट करते समय ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो मैंने काफी बार वीडियोस में बोला है ना कि इस फोन में एक नया प्रोसेसर है और इसके गेम्स जो है थोड़ा सा लेट ऑप्टिमाइज होंगे। इस चीज का लाइव एग्जांपल ये फोन है। मतलब जब मैंने ये फोन पहली बार बॉक्स से निकाला था और टेस्ट करना स्टार्ट किया था तो BGMI पे ये फोन जो है 60 FPS की मैक्सिमम सेटिंग लेकर आता था। बट जैसे जैसे टाइम थोड़ा और बीता और अपडेट आया तो अब देखो इस फोन में 90 FPS की सेटिंग आ गई है। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये गेमिंग फोन नहीं है, स्टिल मैंने जो है BGMI 90 FPS टेस्ट करा और एवरेज FPS 87 आया है। और सिमिलरली अगर मैं COD की बात करूं तो अभी उसमें 60 FPS की सेटिंग है, तो आई होप फ्यूचर में 90 FPS से 120 FPS आएगा। और मैंने देखा है यार, ये जो फ्लिप फोन्स होता है ना, इस पे लोग बहुत सारी हैवी एप्स या फिर इन जनरल काफी प्रोडक्टिविटी करते हैं। तो इस नए प्रोसेसर को और बेटर तरीके से समझने के लिए मैंने काफी हैवी गेम भी करके देखा है जो कि जेंशन इंपैक्ट है। और एक गेम प्ले के बाद का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, 53 के अराउंड एवरेज FPS आया है। तो परफॉर्मेंस टेस्ट करने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से फोन सही काम करेगा। और गाइस बैटरी की बात करूं तो सैमसंग ने थोड़ी बैटरी कैपेसिटी बढ़ाई है लास्ट ईयर के मुकाबले।
अभी जो फोन है 4300 mAh बैटरी के साथ आता है। खैर अभी तो मेरे को इस फोन को टेस्ट करते हुए बहुत कम दिन हुए हैं, थोड़े और टाइम लगेगा मुझे एग्जैक्टली समझने में कि इसका बैटरी बैकअप कितना है, बट जहां तक चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो वो 25 वॉट ही है अभी भी, और वायरलेस चार्जिंग भी 15 वॉट है। और जो कैमरा भी है वो भी लास्ट ईयर की तरह 50+12 मेगापिक्सल है, बट इस बार सैमसंग का कहना है कि इन्होंने प्रो विजुअल इंजन यूज करा है। बेसिकली ये एक नई कलर प्रोसेसिंग है जो सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के टाइम पे आई थी, और इस बार सैमसंग ने कैमरे के अराउंड थोड़े बहुत नए एलिमेंट्स डाले हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं कवर डिस्प्ले से कैमरा ऑन करता हूं तो कैमरे के अराउंड यहाँ पर 2 रिंग्स बनी आएंगे एनिमेटेड, और सिमिलरली मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके दिखाता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे रेड इंडिकेटर्स भी आ रहे हैं। और एकदम ब्रीफली कैमरे के बारे में बताऊं तो अगर अच्छी लाइटिंग है सीन के अंदर तो फोटोज जो है अच्छी आ जाती है, और जैसे कि सैमसंग फोन्स में पिक्चर्स आती है ना कि थोड़ी सी सैचुरेटेड रहेगी, आई मीन कलर्स जो है थोड़े से बूस्टेड रहेंगे जो लोगों को बहुत सही लगते हैं, वो इस फोन में भी मिलता है। और मेरे हिसाब से भाई फ्लिप फोन का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है यही रहता है कि हम मेन कैमरा या फिर अल्ट्रा वाइड लेंस से सेल्फीज कैप्चर कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की आ जाती है। और इनर डिस्प्ले के अंदर जो 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा रहता है, खैर फोटोज तो इससे भी खींच सकते हैं, बट यूजुअली मैंने देखा है कि हम इसको वीडियो कॉल्स के लिए यूज करते हैं एट द एंड। और मैंने काफी बार बताया यार, वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे हम इसको ऐसे कैम कोडर मोड में ला सकते हैं, और यहाँ पर कैपेबिलिटी है कि हम 4K 60 FPS शूटिंग करते समय जो है फ्रंट कैमरा अल्ट्रा वाइड या फिर मेन कैमरे के बीच में स्विच कर सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए काफी लोगों को जो है पसंद आती है चीज। तो गाइस इस फोन को पूरा टेस्ट करने के बाद ना मुझे इस बार ऐसा फील हुआ कि सैमसंग ने जो है काफी चीजें रिफाइन कर दी है। तो इफ इन केस अगर आप यूनिक एक्सपीरियंस लेना चाहो या फिर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि भाई फ्लिप फोन खरीदना चाहिए कि नहीं, तो आई थिंक इस साल सैमसंग ने अपने फ्लिप फोन को ना बहुत हद तक एक नॉर्मल फोन की तरह बनाने की कोशिश करी है। इनिशियल इंप्रेशन में मेरे को ये सक्सेसफुल कोशिश लग रही है। और इफ इन केस आपको फ्लिप 7 खरीदना है तो सैमसंग की ऐप से आप खरीद सकते हो, क्योंकि 256GB वाले प्राइस पर 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिल सकता है। तो जितने भी चीजें मैंने बताई है इस फ्लिप 7 के बारे में, अगर आपको यूनिक एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आप फ्लिप 7 खरीदोगे एक नॉर्मल स्लैब फोन छोड़ के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।